मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मेरा विषय है अतिशयोक्ति अलंकार, जो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जहाँ अर्थगत सौंदर्य से काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार अर्थालंकार का ही एक भाग है। इससे पहले मैंने लगभग सभी अलंकार पढ़ा दिए हैं। हो सकता है 2-3 अलंकार छूट गए हों, ऐसे लगभग सभी अलंकार पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद मेरा अगला विषय होगा रस। इसके बाद मैं रस शुरू करूंगी। तो आज जो है मेरा विषय है अतिशयोक्ति अलंकार। तो पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी विषय वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण होने लगता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी भी विषय वस्तु प्राणी व्यक्ति की किसी भी विशेषता, जैसे सौंदर्य हो गया, वीरता हो गया, का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है जो शायद संभव ही नहीं हो सकता, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे किसी नायिका की सुंदरता का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है जो कि शायद संभव ही नहीं हो सकती, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या किसी की वीरता, या जैसे कोई भवन है उसकी ऊंचाई का इतना अधिक वर्णन किया जाता है। मतलब किसी भी विषय वस्तु प्राणी व्यक्ति का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है जो कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण होने जैसा प्रतीत होता है। मतलब लोक मर्यादा का अतिक्रमण होने लगता है। बहुत अधिक किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी की विशेषता का वर्णन किया जाता है जो शायद संभव ही नहीं हो सकता, तो वहाँ पर सदैव अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इसको और अधिक समझते हैं इसके उदाहरणों के द्वारा। देखिए उदाहरण 1, नित्य प्रति पुण्यों ही रहे आनन ओप उजास। नित्य प्रति पुण्यों ही रहे आनन ओप उजास। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है, नायिका के मुख पर व्याप्त उजाले से वहाँ पूर्णिमा ही रहती है। मुख सौंदर्य का अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर पुण्यो माने पूर्णिमा, तो यहाँ पर नायिका का जो मुख है, आनंद माने मुख, तो नायिका के मुख पर इतना अधिक उजाला है, इतनी अधिक कांति है उसके मुंह में, इतना अधिक उजाला है कि अमावस्या जैसी अंधेरी रात में भी उसके अगल बगल चारों तरफ सदैव पूर्णिमा जैसा प्रकाश रहता है। तो यहाँ पर नायिका के मुख की जो सुंदरता है उसका इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया जो कि शायद संभव ही नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 2, देख लो साकेत नगरी है यही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर साकेत नगरी अर्थात अयोध्या का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। जैसे कि वहाँ के भवन जो है, जो वहाँ की महल हैं, इमारतें हैं, वो इतनी अधिक ऊंची हैं कि लग रहा है जैसे वो स्वर्ग से मिलने जा रही हैं। ठीक है, हो सकता है साकेत नगरी के जो भवन हैं, इमारतें हैं, वो बहुत ऊंची रही हों, बहुत ऊंचे ऊंचे द्वार रहे हों, बहुत ऊंची इमारतें रही हों, लेकिन स्वर्ग से मिलने जा रही हैं, ये तो बिल्कुल असत्य सा प्रतीत हो रहा है। और कवि ने जो यहाँ पर कल्पना की है, तो ऐसा होना संभव ही नहीं है कि कोई इमारत इतनी ऊंची हो कि वो स्वर्ग से मिलने जा रही हो, तो इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 3,
देखिए उदाहरण 3, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब राजा जनक जी ने सीता स्वयंवर के लिए धनुष उठाने का प्रण किया था। तब बहुत से राजा वहाँ पर पहुँचे थे, तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर भी उस धनुष को हिला नहीं सके। तो यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, जो कि लोक मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा संभव ही नहीं है कि 10,000 राजा मिलकर धनुष को हिला भी ना सके। ये असत्य सा प्रतीत हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 4, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर चेतक का जो वर्णन किया गया है, राणा प्रताप के घोड़े चेतक का, ठीक है चेतक उनका अच्छा रहा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वो ऐसा लगता है जैसे लोक मर्यादा को पार कर रहा है, जो लोग सीमा से परे है। आगे नदी पड़ी हुई थी, घोड़ा इस पार था, और राणा ने सोचा ही था कि कैसे उस पार जाएं। इतने में उनके सोचने से पहले ही चेतक उस पार चला गया। तो यहाँ पर चेतक का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, जो कि असत्य सा प्रतीत हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 5, चंचला स्नान कर आए, चंद्रिका पर्व में जैसे। उस पावन तन की शोभा, आलोक मधुर थी ऐसे। चंचला स्नान कर आए, चंद्रिका पर्व में जैसे। उस पावन तन की शोभा, आलोक मधुर थी ऐसे। यहाँ पर भी नायिका की सुंदरता का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, जो कि संभव ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नायिका की सुंदरता इतनी सुंदर है वो नायिका कि उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रिका में वो सीधे नहा कर चली आ रही है, ऐसे उसके पावन तन की सुंदरता है। तो यहाँ पर नायिका की सुंदरता बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए उदाहरण 6, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। यहाँ पर नायक की वीरता का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। नायक इतना वीर था कि उसने शत्रुओं को इस तरह परास्त किया, इस तरह शत्रुओं का सामना किया कि कोई भी वाणी, कोई भी कथन उसकी वीरता का वर्णन करने में असमर्थ है। तो यहाँ पर नायक की वीरता का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 7, कह देना। देखिए उदाहरण 7, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर उस समय का वर्णन किया गया है जब
लंका में सीता जी अशोक वाटिका में थी और हनुमान जी वहाँ पहुँचे थे। तो यहाँ पर हनुमान जी की वीरता का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। हनुमान की जो पूँछ थी उसमें आग लग भी नहीं पाई, मतलब आग लगने से पहले ही सगरी माने पूरी लंका जल गई। निशाचर माने राक्षस, और जितने राक्षस थे वो सब भाग गए। जैसे हनुमान जी की पूँछ में आग लगी तो आग लगने के बाद लंका को जलना चाहिए था, निशाचरों को भागना चाहिए था, लेकिन आग लगी नहीं। आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो इसलिए यहाँ पर ये हनुमान जी की पूँछ में जो आग लगी थी उसका बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, जो कि असंभव सा प्रतीत हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखिए उदाहरण 8। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ। धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ। धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। शर माने वाड़, गांडीव माने धनुष। यहाँ अर्जुन की वीरता का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, जो कि असंभव सा प्रतीत हो रहा है। धनुष जो थी अर्जुन की, उससे जैसे ही वाड़ निकला, मतलब वाड़ के निकलते ही जयद्रथ का सिर अलग हो गया। जैसे धनुष जो है वो धनुष से जब बाण निकलता जयद्रथ के गले तक पहुंचता, तब जयद्रथ का सिर अलग होना चाहिए था, लेकिन जयद्रथ के सिर तक बाण पहुंचा ही नहीं था। जैसे ही धनुष निकला अर्जुन के धनुष से, वैसे ही जयद्रथ का सिर अलग हो गया। तो यहाँ पर अर्जुन की वीरता का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, जो कि असंभव सा प्रतीत हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अब अपना अतिशयोक्ति अलंकार का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। इससे पहले मैंने और लगभग सारे ही अलंकार पढ़ा दिए हैं, और उससे पहले मैंने समास का वीडियो बनाया था, तो उसमें सारे समास मैंने पढ़ा दिए हैं। तो समास और अलंकार से संबंधित जो कुछ भी आपकी समस्या हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य